बिछ गई बिसात, जनता किसके साथ। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खास डिबेट प्रदेश मांगे उत्तर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 20 नवंबर यानी कल उपचुनाव होने हैं। इस बार का उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए नाक की लड़ाई है। अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि इस बार का उपचुनाव उत्तर प्रदेश के सबसे कठिन उपचुनाव में से एक होना है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य का रुख तय करेगा। इसकी वजह यह भी है, दरअसल उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले ये उपचुनाव दशा और दिशा तय करने वाले हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव, किसी ने भी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। योगी ने 5 दिन में 13 रैलियां और 2 रोड शो किया, तो वही अखिलेश यादव ने 13 सभाएं और 1 रोड शो किया। वही उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे ये भी बताएंगे कि सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का प्रयोग कितना सफल रहा। साथ ही विपक्ष में रहते हुए पहली बार उपचुनाव में ताकत झोंकने वाले अखिलेश यादव अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को बरकरार रखने में कितना सफल हुए हैं। दोनों का यही लिटमस टेस्ट है। खासकर योगी आदित्यनाथ का सभी 9 सीटों पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन सीधी टक्कर की अगर बात करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। विधानसभा चुनाव 2022 में कटहरी, सीसामऊ, कुंदर की करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि मीरापुर सीट आरएलडी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर जीती थी। वहीं खैर, फुलपुर, मझवा और गाजियाबाद सीट बीजेपी के पास थी। वही उपचुनाव में बीजेपी और योगी सरकार के सामने अधिक से अधिक सीटें जीतकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने, जनता के बीच माहौल सुधारने की चुनौती है। वही समाजवादी पार्टी के सामने लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से बने माहौल को बनाए रखना एक चुनौती है। तो देखिए, यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है। कटहरी, फुलपुर, खैर, मझवा, सीसामऊ, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद और मीरपुर, ये 9 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं और टक्कर की लड़ाई देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, देखिए हम प्रत्याशियों की लिस्ट स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। करहल सीट के प्रत्याशी की अगर बात करें तो अनुजेश यादव भारतीय जनता पार्टी से, तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से, वहीं डॉक्टर अविनेश शाक्य बीएसपी से सामने मैदान में है। कटहरी सीट की प्रत्याशी की अगर बात करें तो धर्मनाज निषाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं शोभावती वर्मा जो हैं वो समाजवादी पार्टी से और अमित वर्मा बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कुंदरकी की बात करें तो रामवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है। वहीं हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी से, रफ्तुल्ला खान बीएसपी से मैदान में है। खैर सीट के प्रत्याशियों की लिस्ट आपके सामने देखिए। सुरेंद्र दिलेर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। चारू कैन जो हैं वो समाजवादी पार्टी से, वही पहल सिंह बीएसपी की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं। गाजियाबाद सीट के प्रत्याशियों की बात करें तो संजीव शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, सिंहराज जाटल समाजवादी पार्टी से और वहीं परमानंद गर्ग जो हैं वो बीएसपी से मैदान में उतारे गए हैं। फुलपुर की बात करें, फुलपुर सीट के प्रत्याशियों की बात करें तो दीपक पटेल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुस्तफा सिद्दीकी जो हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से और साथ ही जितेंद्र कुमार सिंह बीएसपी की तरफ से मैदान में है। मझवा सीट के प्रत्याशियों की बात करें तो सुचिस्मिता मौर्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। वही ज्योति बिन जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से, साथ ही दीपक तिवारी बीएसपी की तरफ से उम्मीदवार है। मीरापुर सीट की प्रत्याशी की अगर बात करें तो मिथिलेश पाल जो है वो मैदान में है। सुम्बुल राणा जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से है। साथ ही शाह नजर जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में है। सीसामऊ सीट के प्रत्याशी की बात करें तो सुरेश अवस्थी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। साथ ही नसीम सोलंकी जो इरफान सोलंकी की धर्मपत्नी है वो मैदान में उतारी गई है और वीरेंद्र शुक्ला बीएसपी की तरफ से मैदान में है। तो चलिए इसके बाद प्रत्याशियों की इस लिस्ट के बाद आपको कुछ सियासी बयानबाजी सुनाते हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान जमकर देखने और सुनने को मिली। हमारे मुख्यमंत्री जी पहले थोड़ा बहुत डरे हुए लग रहे थे। अब जैसे जैसे बाई इलेक्शन करीब आ गया वो थोड़ा हिले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनता उनके खिलाफ खड़ी है। जो ये भाषा इस्तेमाल हो रही है ये अंग्रेजों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की, डिवाइड एंड रूल का नारा।
वही लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं, वही इस तरह की भाव रख रहे हैं, भावना रख रहे हैं। हमारे महापुरुष संत जो हैं, खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी बोल ज्यादा रहे हैं, इसलिए वस्त्र से नहीं विचार से आप संत हो सकते हैं। हम तो उनसे कहेंगे कहां बीजेपी का चक्कर काटोगे आप टिकट के लिए? क्यों काटते हो बीजेपी का चक्कर? आइए समाजवादी पार्टी में आपको साइकिल चुनाव चिन्ह हम लोग देंगे। अगर यही इच्छा है चुनाव लड़ने की तो क्यों बीजेपी के चक्कर काट रहे हो? वहां तो कई सीढ़ियां हैं, कई इंजन हैं, किस इंजन से टकराओगे? और वो भरोसा भी नहीं टिकट मिलेगी कब कट जाए। जो लोग अपने गठबंधन के लोगों को धोखा दे सकते हैं वो किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। इसलिए हम तो जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे, एक और 2006 में 2 विधायकों की निर्मम हत्या हुई थी। याद करिए, गाजीपुर में श्री कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय के साथ 7 लोग मारे गए थे और में एक रमेश पटेल भी थे, एक रमेश यादव भी थे। ऐसे ही 7 लोग थे। निर्मम हत्या गोलियों से भून करके समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पनपने वाले उस माफिया के इशारे पर उसके संरक्षण में यह हत्या हुई थी, जिसके मरने पर मरसिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी का मुखिया जाता है। बहनों और भाइयों, याद करिए राजूपाल की हत्या करने वाला कौन माफिया था? ये राजूपाल की हत्या करने वाला व्यक्ति इसी समाजवादी पार्टी के शागिर्द बनकर के प्रयागराज को बदनाम करता था। आप याद करिए, ये समाजवादी पार्टी, इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी का मतलब आज के दिन पर समाजवादी पार्टी का मतलब प्रोडक्शन हाउस है। ये माफिया और अपराधियों का, हर दुर्दांत माफिया और अपराधी यहां से पैदा होते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, पनपते हैं और इनको अच्छे अच्छे ट्रेनर वहां पर इन लोगों ने पैदा करवाए हैं, रखे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये चुनाव केवल आज का चुनाव नहीं है, ये वर्तमान को तो संवारने का चुनाव है, लेकिन भविष्य बनाने का चुनाव भी है, भविष्य बनाने का चुनाव भी है। और उसी भविष्य को बनाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। एक और 2006 में 2 विधायकों की निर्मम हत्या हुई थी। याद करिए, गाजीपुर में श्री कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय के साथ 7 लोग मारे गए थे और में एक रमेश पटेल भी थे। तो सुना आपने किस तरह से बयानों का जो दौर था चुनावी प्रचार में सुनने को मिला। अखिलेश यादव भी लगातार बरसते नजर आए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ भी गरजते नजर आए। लेकिन अब जब पूरी फील्डिंग सेट हो चुकी है, पूरा पिच तैयार है, कल सुबह से बैटिंग और बॉलिंग दोनों शुरू हो जाएंगे और ओवर्स जो है वो जनता के हाथ में होंगे। जब कल वोट करने जनता निकलेगी तो जो प्रचार में अपने नेताओं के भाषण सुने हैं, जो भी उनकी तरफ से दावे और वादे हुए, उनको आधार बनाकर जब जनता वोट करने निकलेगी तब ये देखने वाली बात होगी कि किसके सर पर 9 जो सीटें हैं उपचुनाव की, वो 9 में से आखिर किसके खाते में कितनी जाती हैं। चलिए इस पर आज चर्चा करेंगे, तमाम विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर हम बात भी करेंगे। चलिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही आशीष चौधरी समाजवादी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और साथ ही स्टूडियो से हमारे साथ चैनल हेड अखिल सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हाइट पर। पहले तो चलिए रत्नेश मिश्रा जी आप ही से शुरुआत करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है और 9 सीटों पर जो उपचुनाव है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन एक सवाल ये कि अब की बार जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं पोस्टर वार में तब्दील होते नजर आया। आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, लेकिन इन सबके बीच सवाल ये कि आखिर मुद्दे कहां थे? पोस्टर्स से सिर्फ चुनाव लड़ा जाएगा क्या? सवाल तो यही है कि मुद्दे कहां थे? रत्नेश जी।
हमें भारतीय जनता पार्टी और पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ की सुशासन युक्त, अपराध और अपराधी मुक्त, दंगा और दंगाई मुक्त प्रदेश के एजेंडे के साथ और सभी को सुरक्षा और सभी को संरक्षा के मुद्दे के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि विपक्ष वही जो चुनाव लड़ रहा है, विपक्ष लड़ रहा है परिवारवाद, जातिवाद के मुद्दे। ये वही समाजवादी पार्टी है जो यादव के नाम पर केवल अखिलेश यादव के दादा के नाती को टिकट देती। और अगर आप 9 इनके लिस्ट देखें, इनके 9 प्रत्याशियों की, तो सब के सब उन्हीं राजनीतिक घरानों से जुड़े हैं जिनका समाजवादी पार्टी से जुड़ाव रहा। कटहरी के जो इनके प्रत्याशी हैं वो इनके वर्तमान सांसद की पत्नी है। आप करहाल में चले जाइए, तेज प्रताप यादव के परिवार के लड़के हैं। आप सीतामढ़ी में नसीम सोलंकी इनके पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। और केवल परिवार के लोगों को टिकट दिया गया की बात करते हैं तो पीडीए का मतलब पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी ने बता दिया था, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। और इस प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी को उत्तर प्रदेश की जनता इन विधानसभा उपचुनाव में भयंकर हार से दो चार कराएगी। ये समझ भी नहीं पाएंगे कि जनता ने इनको कहाँ ले जाएगा। आपने एक नारे की बात की राघवेंद्र भाई, बटेंगे तो कटेंगे। इससे आगे भी हमें बढ़ना है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, एक रहेंगे तो देश विरोधी तत्वों को हराएंगे, एक रहेंगे तो विपक्षी षड्यंत्र को मिटाएंगे, एक रहेंगे तो नया सशक्त भारत बनाएंगे, एक रहेंगे तो भारत को महाशक्ति बनाएंगे, एक रहेंगे तो इन विपक्षी दलों। अरे रत्नेश जी ठीक है, एक रहेंगे। रत्नेश जी एक रहना जरूरी है, लेकिन मुद्दे कहाँ थे? मेरा सवाल ये था कि पोस्टर्स और डायलॉग बाजी के चक्कर में उत्तर प्रदेश के मुद्दे जो है आपने और सबने हवा गुल कर दिया। राघवेंद्र भाई, मैंने आपको बता दिया अपने शुरुआती वक्तव्य में ही कि मुद्दा है अपराध और अपराधी मुक्त, दंगा और दंगाई मुक्त, सुशासन युक्त। यही तो प्रदेश चाहते हैं प्रदेश की जनता, वो हम उसको दे रहे हैं। ठीक है। और उसका परिणाम है कि 2012 के बाद समाजवादी पार्टी न तो 2014 का लोकसभा चुनाव जीत पाई, न 2017 का विधानसभा चुनाव जीत पाई, न 2014 का लोकसभा जीत पाई, न 2022 का विधानसभा जीत पाई। 24 में इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने थोड़ी सी टानिक दे दी है कि बच्चा पी लो, नहीं तो तुम्हारा तो राजनीतिक अस्तित्व ही खत्म। आशीष जी क्या कहेंगे? आशीष जी ठीक है, रत्नेश जी वापस आते हैं आपके पास। आशीष जी एक फेल विद्यार्थी है। 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके स्वर्गीय पिता के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। उसके बाद अखिलेश यादव एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। ठीक है, आशीष जी क्या कुछ कहेंगे? सिर्फ पोस्टरबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं हुई, आपने भी तमाम पोस्टर्स लगाए और जवाब पे जवाब देते चले गए। आशीष जी सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने कहा हम एक रहेंगे, तमाम एक के बात नहीं है तो एक ये भी कह देते कि हम एक रहेंगे तो महंगाई काबू में रखेंगे, हम एक रहेंगे तो डीजल पेट्रोल गैस के नियंत्रण में रखेंगे, हम एक रहेंगे तो बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम एक रहेंगे तो किसानों के मुद्दे जो आवाज उठाएंगे, किसानों को जो दुगनी आग की बात करते थे उससे हम लोग राहत लाएंगे। इसके बाद केवल धर्म जात की बात करेंगे, महंगाई के बात नहीं करेंगे, एजुकेशन के बात नहीं करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर झांसी में कितनी बड़ी घटना हुई, इनको शायद जानकारी नहीं है। तो का 10 मासूम बच्चे की मृत्यु हुई, किसकी लापरवाही से? ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता, ये नहीं दिखाई पड़ेगा। कुत्ता जानवर रोड पे घूम रहे हैं, कितने लोग एक्सीडेंट में दुर्घटना में मारे जा रहे हैं, उसमें नहीं करेंगे। किसानों की आय दुगनी करने वाली बात, उत्तर प्रदेश के अंदर डीएपी की हाहाकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर डीएपी खाद नहीं मिल पा रही। अरे अब अपनी बात करिए साहब, आप क्या करेंगे? आपने भी तो वही किया जो बीजेपी कर रही थी। आप आरोप लगा रहे कि वो पोस्टर लगा रहे हैं, अभी तो पोस्टर ही लगा रहे थे। संक्षिप्त में जवाब दीजिए, फिर अखिल जी आपका रुख करते हैं। उन्होंने की देखिए किस प्लान से जा रहे हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं आप महंगाई से, रोजगार से, इस पर डिबेट करिए। क्या अखिलेश यादव ने क्यों मार रहे हैं? किसानों पे बात करिए,
जेपी खान से बात करिए, क्यों आप अभी उनको भी एक्सपोज करूंगा। बोलो अभी अपनी यहाँ भी मुंह की खाओगे, यहाँ भी मुंह की खाओगे अभी। ठीक है, आप लोग यहाँ भी लड़ना शुरू कर दिया। अखिल जी ठीक है। आशीष जी रोकता हूँ आप दोनों को, अभी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। सुन लीजिए आशीष जी, रत्नेश जी, आप दोनों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है प्लीज। आपने उपचुनाव में लड़ाई लड़ी, कल वोटिंग है, चुनाव के बाद नतीजे आएंगे, यहाँ मत लड़िए चैनल पर बैठ के प्लीज। अखिल जी आप दोनों प्रवक्ताओं को सुन पा रहे होंगे, कैसे देख रहे हैं उपचुनाव को? क्या कुछ समीकरण सेट होते नजर आएंगे? क्या कुछ परसेंटेज जो है मुस्लिम यादव की जो परसेंटेज की अगर बात करें, सेटिंग्स की बात करें, समीकरण की बात करें, क्या कुछ होते नजर आएगा भविष्य में? निश्चित तौर पे दिल्ली की धड़कन उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का जब वो छोटा चुनाव हो, जो है बड़ा चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उपचुनाव एक सा चुनाव है जो सरकार के पक्ष में जाता हुआ हमेशा नजर आता है कि ये पक्ष पे होना भी चाहिए निश्चित तौर पे। लेकिन जब चुनाव होता है तो पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को जब उतारती है तो पूरी ताकत झोंकती है, और विपक्ष इस बात को लेकर झोंकती है कि हम सरकार से कैसे उस सीटों को छीन पाए, जिससे इस रिजल्ट का असर आगे आने वाले चुनाव में। निश्चित तौर में इस जो उपचुनाव हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के पास भी सीटें हैं पर्याप्त, और भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। अब जो 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर सीटों पे समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, यानी आमने सामने टक्कर की लड़ाई हो रही है। कुछ सीटें ऐसी है जहां पर तिकोड़ीय लड़ाई है, जैसे अंबेडकर नगर ले लीजिए। बसपा भले ही वहां पे 5 सीट हार गई हो, लेकिन अगर वो अपने पे आ जाए तो 95,000 वोट ऐसा है उसके पास लगभग, जो कहीं ना कहीं एक जो रिजल्ट है उसको पलट सकती है अगर वो वोटर उसके पास वापस आ जाते हैं। उसको पाने के लिए सपा और बीजेपी दोनों ने ताकत झोंकी वहां पर। इसके अलावा अगर बात करें जहां यादव, मुस्लिम, कुर्मी ये वोट जो है फूलपुर में, वहां की जो लड़ाई है वो तिकोड़िया लड़ाई है। निश्चित तौर पे वहां अभी किसी के पक्ष में नहीं है कि किसको वो वहां पर जनाधार मिलेगा। निश्चित तौर पे वहां तीनों प्रत्याशियों के पास मजबूत वोट बैंक है। ऐसे में वहां के जो रिजल्ट आ रहा है कि कौन जीतेगा ये कोई बता नहीं पा रहा है कि किसका पल्ला भारी है या 2 में लड़ाई है, लेकिन वहां तीनों में लड़ाई दिख रही है। क्यों? क्योंकि वोटर ऐसे हैं कि चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, यादव हो, तो ऐसे वोटर जो हैं वो बटे हुए हैं। तो ऐसे में अब चाहे जाट का अगर हम वोट करें, जिसमें समाजवादी पार्टी और लोकदल एक साथ लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के पास लोकदल चला गया, अब वो सीट उनके पास है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि वहां पर भी लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे ही लड़ाई गाजियाबाद में भी देखिए, समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बसपा ने इस बार उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। भले मायावती नहीं निकली, किसी भी सीट पर उन्होंने प्रचार नहीं किया, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष ने प्रचार किया है। लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है कि 2 सीटों पे मजबूती से उन्होंने लड़ाई लड़ रही है। तो वो वोटर देखिए, दलित वोटर जो थे वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से खिसक कर वो दूसरी पार्टी में चला गया था। अब उस वोट को पाने के लिए और रोकने के लिए दोनों पार्टी काम कर रही है। बीजेपी उसे रोकने के लिए और समाजवादी पार्टी उसे पाने के लिए, दोनों काम कर रही है। लेकिन मायावती का वहां इंटर होना, बसपा का इंटर होना, वो चाह रही कि हमारा पुराना वोट अगर वापस आ गया इस उपचुनाव में तो आने वाले 2027 में उसकी राह आसान होगी चुनाव लड़ने का। तो ऐसे में अब ये तिकोरी लड़ाई 2 सीटों पर है, और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो सामने सामने लड़ रही है, भले ही तीर कमान देखा गया हो कि वो वाद विवाद चला हो, जबानी तीर चली हो, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो वहां की जनता तय करेगी कि किसको हमें उपचुनाव में जिताना है, जिससे 2027 का राह जो आसान होता नजर आएगा। रत्नेश जी कुछ कह रहे हैं, आप कहिएगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है क्या इस उपचुनाव में, लोकसभा के जो परिणाम थे उसको देखने के बाद? क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव तमाम बड़े आरोप लगाए, ये जो लाल कार्ड का जो मामला सामने आया, क्या है इसके, क्यों लोगों को डरा धमका रहे हैं भाई साहब आप लोग? क्यों लोगों को ये दबाव बना रहे हैं कि आप वोट देने मत जाइए? क्या मामला है लाल कार्ड का? और जो कुछ कह रहे थे आप अपनी बात रखिए फिर। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 2024 में 37 सीटें इनको मिली, प्रदेश में बिल्कुल सच्चाई है, 37 सीटें मिली। लेकिन उसका परिणाम क्या रहा? क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन गए? क्या अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बन गए? क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए? क्या अखिलेश यादव उप मुख्यमंत्री बन गए? क्या अखिलेश यादव गृह मंत्री बन गए? क्या अखिलेश यादव रक्षा मंत्री? देखिए, मैं तो विज्ञान का छात्र हूँ। रिजल्टेंट क्या होता है वो बड़ा मायने रखता है। अगर आप गोल चक्कर मार के और उसी जगह पे आ गए जहां से आपने स्टार्ट किया था, तो आपका रिजल्टेंट 0 होता है। और अगर रिजल्टेंट है तो 0, उनके पास कुछ भी नहीं है।
इवन की लोकसभा में इतनी सीटें भी नहीं है समाजवादी पार्टी के पास कि वो नेता प्रतिपक्ष का भी पद पा जाए संवैधानिक तौर पर, उसके लिए भी उनको पद के चाहिए होंगे, वो भी इनके पास नहीं है। और दूसरी बात जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, अब देखिए मुझे एक चीज बड़ी हंसी आती है जब समाजवादी पार्टी के लोग और अखिलेश यादव इस बात को कहते हैं कि भाजपा डरी हुई है। तो कहते हैं कि डीएपी में भी आपको पीडीए दिखाई दे रहा है। रत्नेश जी, वो तो कह रहे थे डीएपी में भी आप लोग पीडीए देखते हैं। देखिए पीडीए नहीं, अब उनका पीडीए जो होगा उसमें पीडीए का पिछड़ा का मतलब होता है नवाब सिंह यादव बलात्कारी, दलित का मतलब होता है अजीत प्रसाद यानी अपहरणकर्ता, और अल्पसंख्यक का मतलब होता है मोहित खान यानी बलात्कारी। और एक चीज तो और इनका पीडीए जिसमें वो ए में अगड़ा भी बताते हैं राघवेंद्र भाई, और उस जब इनकी 9 कैंडिडेट की लिस्ट आप देखेंगे तो अगड़ा 0 है। मतलब जब इनको राजनीतिक बयानबाजी करनी होगी तो एक और अगड़ा भी बताएंगे, लेकिन जब उसको टिकट देने की बात होगी तो एक और अगड़ा 0 कर देंगे। अच्छा, उस पे बात कर लीजिए ना। देखिए मेरा सवाल छोड़ देते हैं रत्नेश जी, आप लाल कार्ड रेड नोटिस सवाल पे आइए। हाँ, रेड नोटिस क्यों पकड़ा रहे हैं लोगों को आप? अरे सुनिए तो सर, ये पूरा देश जानता है, अगर किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी संवैधानिक ज्ञान होगा तो वो ये जानता है कि जब किसी भी प्रदेश में किसी भी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता लगी होती है तो अधिकारी चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं, वो कार्यपालिकीय नियंत्रण से मुक्त होते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियां करेगा तो उसको भाई नोटिस भेजेगा प्रशासन। अगर उनका अखिलेश यादव को लगता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है, अगर लगेगा कि उनके व्यक्ति इस तरह के कार्य नहीं कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई करेगा। अब ये केवल हार पर दर्ज अखिलेश यादव का है, हारे तो कोई बहाना तो पहले से करके रखना अखिलेश यादव को। ठीक है आशीष जी, तैयारी कर रहे हैं। आशीष जी, सिर्फ वही डरे नहीं है, डरे तो आप लोग भी हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गए और कह रहे हैं कि बुर्का उठाकर जो है वो बूथों पर महिलाओं को ना देखा जाए कि कौन वोट करने आ रहा कौन नहीं। डर तो आपके भीतर भी है क्या साहब? देखो डर आप समझ रहे हैं, जो लाल आपके कागज दौड़ रहे हैं ना इनके, जो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को वो डराना धमकाना चाह रहे हैं, उनको चाह रहे हैं कि वोट डालने में जाए, ये जबरदस्ती चुनाव जीतना चाह रहे हैं। आप मैसेज दे दिया उसकी क्या ऊपर आ जाओगे दबाओ कि कैसे ये जो विधानसभा चुनाव को जिता के भेजना है और जिस विधानसभा में चुनाव हारेगा वो सस्पेंड होगा या तो लाइन हाजिर हो जाएगा या तो उसकी कुर्सी छूट जाएगी। अब बुरके वाला मामला भी तो साहब जबरदस्ती दिखाई देती है। आशीष जी, ठीक है आशीष जी, आपका आरोप उन पर है कि वो जबरदस्ती चुनाव जीतना चाहते हैं। बुरके वाला जो मामला है, क्या चाहते हैं आपकी इलेक्शन कमीशन के जो नियम है उसका भी उल्लंघन कर दिया जाए चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं पाती, कितने रोड घटा बढ़ा, लेकिन 9 सीटों समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के भरोसे ही चुनाव जीतेगी। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर जीतेगी। ये धर्मवाद, जातवाद, इनसे नहीं भारतीय समाजवादी पार्टी लड़ रही, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। महंगाई, डीजल का रेट कहाँ जा रहा, पेट्रोल का रेट कहाँ जा रहा, सीएनजी का रेट कहाँ जा रहा, गैस का रेट कहाँ जा रहा है, किसानों की आय दोगुनी की बात करने वाली कहाँ जा रही। उत्तर प्रदेश के अंदर डीएपी की हाहाकार है, नहरों में पानी नहीं आ पा रहा, कुत्ता जानवर घूम रहे हैं, जो किसान फसल तैयार कर रहे हैं वो फसल बर्बाद ही ना रही। ठीक है अखिल जी, आप दोनों प्रवक्ताओं को सुन पा रहे होंगे, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप ये लोग तो लगातार हमेशा की तरह इस बार भी लगा रहे हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से समझते हैं, बड़े आपका जो है तजुर्बा भी है उत्तर प्रदेश में, आपने बेहद करीब से देखा है। क्या लगता है उपचुनाव में ये जो मुद्दे बता रहे हैं साहब दोनों प्रवक्ता, वो धरातल पर कितनी सही है, और आप जो समझ पा रहे होंगे क्या जो मुद्दे होंगे उनको लेकर जनता कल निकलने वाली है? अखिल जी। राघवेंद्र जी, देखिए दोनों लोगों ने केवल बहसबाजी जो चुनाव में की है मंच पे वही यहाँ भी कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि हम चुनाव जो लड़ रहे हैं मुद्दा वो हमने विकास के मुद्दे पे लड़ा, कि ये हमने विकास कराया, ये योजना लगाया, इतना लाभान्वित हुए? क्या समाजवादी पार्टी ने बोला? नहीं, उनका बस सीधा यही आरोप बीजेपी पे मढ़ो, बीजेपी समाजवादी पे पड़े। लेकिन इसका नतीजा जो आएगा वो जनता देगी कि क्या किसको दे रही है। निश्चित तौर पर आप याद करिए, जब राजनाथ सिंह चुनाव लड़ते थे उत्तर प्रदेश में
इससे पहले मुलायम सिंह लड़ते थे, अटल बिहारी वाजपेयी लड़ते थे, हम लोग जाते थे जब कवर करने, राजनाथ जी को भी हमने सुना है, मुलायम सिंह यादव को सुना है, कई बड़े वरिष्ठ नेता रहे, लेकिन कोई आरोप नहीं लगाता था कहीं, वो भी 2 लाइन पंक्तियों में या शायर में बोलते थे। लेकिन चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार में जो बैठा रहता था, जब भी प्रचार प्रसार करने आता था तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो योजनाएं हैं, कितना हमने धरातल पे उतारा है, कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, आरोप प्रत्यारोप उस पर चलते थे और उसका नतीजा भी आता था, लोग देखते भी थे। हालांकि अब चुनाव का पैटर्न बदल गया, पोस्टर वार चल रहा है, जवाबी वार चल रहा है, कार्यकर्ता जो छोटा कार्यकर्ता उसने क्या कर दिया वो वीडियो वायरल हो गया, उस पर बहसबाजी छिड़ गई, बुरखे को लेकर हो रही है, मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर, मदरसे को लेकर, नाम बदलने को लेकर, ये तमाम चीज। इससे आप बताइए क्या जनता को फायदा होता है? नहीं होता है। विकास क्या वो जो युवा जो लड़का घर पे पैदा हुआ है उससे एजुकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? इससे क्या उससे वो तरक्की करेगा? नहीं करेगा। लेकिन निश्चित तौर पे पार्टी की अलग अलग पैटर्न है, वो अपनी अलग अलग सोच रखती है कि चुनाव में हमें कहां लड़ना है, किस वार पे लड़ना है, क्या मुद्दा आया उस मुद्दे का क्या जवाब देना है, ये अलग पैटर्न, ये एक बन गया, आम हो गया है। अब चुनाव उसी पे होता है और नतीजा जब आता है तो कहीं ना कहीं वो आगे का चुनाव तय करता है। किसी की कमी और किसी की गलतियां नहीं है, ये वक्त की नजाकत है। हालांकि लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें चाहे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ने पूरी ताकत झोंकी है और ताबड़तोड़ रैलियां की है। इधर समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, शिवपाल यादव, तमाम लोगों ने अपनी ताकत झोंकी है। हालांकि उपचुनाव में जो नतीजा आएगा राघवेंद्र, ये इतिहास जरूर तय करेगा, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव हो चुका है जिसमें समाजवादी पार्टी को अभी जैसे रत्नेश जी बता रहे थे उनको थोड़ी सी टानिक मिल गई है, वही टानिक अगर असर कर गई, अगर वो संजीवनी हो गई और समाजवादी पार्टी को फिर से उपचुनाव में अगर ज्यादा फायदा हो गया तो 27 की राह समाजवादी पार्टी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर देखिए तीसरी एंट्री जो मायावती की हुई है, अगर वो वोट बैंक वापस पाने की इस उपचुनाव में अगर 2 से भी 3 सीट पा गई तो निश्चित तौर पे 27 में वो कहीं ना कहीं बहुत ताकत से लड़ेगी और उसका नतीजा भी बहुत उल्टा आने वाला है, जिसमें नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। अगर दोनों में काम नहीं किया जाए, वो समाजवादी पार्टी हो, अगर वो टानिक अगर संजीवनी नहीं बनी, तो भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें कामयाब हो जाती है, उपचुनाव में अगर सारी सीटें पा जाती है, तो 27 की राह इन दोनों के लिए आसान नहीं होगी। लेकिन ऐसे में देखिए कई ऐसी सीटें हैं राघवेंद्र जहां पे तिकोरी लड़ाई हुई है, अम्बेडकर नगर हो, फूलपुर हो, वहां तिकोरी लड़ाई है। अब वहां के वोटर पर भी ये तय होता है कि वो किधर जाए, विकास के मुद्दों पे जा रही है या जिस तरह नेताएं अपने दल बदल कर रहे हैं। कई आरोप भी लगे कि ईडी का है, सीबीआई का है, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में ही देखा जाए, दिल्ली क्या कर रही है, दिल्ली में सरकार का क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, तो ये तमाम असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जरूर डालता है। और सोशल मीडिया जब से आया राघवेंद्र, आप देखिए छोटे छोटे बयान किस तरह वायरल होते हैं, उसका भी असर इस उपचुनाव में जरूर उत्तर प्रदेश में दिखता हुआ नजर आएगा। अब ये देखना होगा कि तीनों पार्टियों ने बड़ी ताकत झोंकी है, बड़ी रैलियां की है, नतीजा क्या आता है ये देखने वाली बात। चलिए आइए आखिरी प्रतिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। रत्नेश जी कुछ कह रहे हैं, लेकिन सवाल के साथ आखिरी प्रतिक्रिया आप दोनों से लेंगे कि अब 2027 का जो फाइनल है उससे पहले अभी जो 2024 का सेमीफाइनल उपचुनाव है, किस तरह से आपकी टीम कितनी तैयार है, क्या लगता है कि सेमीफाइनल में आपका स्कोर क्या होने वाला? रत्नेश जी देखिए राघवेंद्र जी, अभी अखिल जी ने बात की कि काम नहीं बताया, तो मैं कुछ काम गिना देता हूँ। हमने राम मंदिर बनाया, हमने 3 तलाक, फिर भी सीट हार गए, राम मंदिर बनाया, चुनाव हार गए। राम मंदिर को आप अपने काम में जोड़ते हैं तो अब राम मंदिर को लेके लोकसभा तक वही अखिलेश यादव उनको पकड़ के अवधेश को आगे कर देते हैं, अवधेश जी को। हमने गंगा एक्सप्रेस वे बनाया, ये जहाँ गिनाना था साहब वहाँ तो नहीं गिनाया। एयरपोर्ट बनाया, हमने धारा 370 को हटा और हमने किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 3,60,000 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है किसानों को। 3,60,000 करोड़। परिणाम क्यों नहीं? आपके कामों का, रत्नेश जी, आपके कार्यों का सुनिए तो, आपके कार्यों का सकुशल परिणाम आप तक क्यों नहीं पहुंचा? सुन लीजिए राघवेंद्र भाई, समाजवादी पार्टी मैंने 10 काम गिनाए, समाजवादी पार्टी अपनी सरकार के 5 काम गिना दे। चलिए गिना दीजिए। आशीष जी आप भी बताएं। अब आशीष जी, दाल हंड्रेड किसने चलाया, आगरा एक्सप्रेस किसने बनाया, आगरा एक्सप्रेस किसने बनाया, लोगों को नहर का पानी मुफ्त दिया गया। अरे ये 5 काम, ये क्या है? आगरा एक्सप्रेस काम नहीं क्या? दाल हंड्रेड काम नहीं क्या?
जो एम्बुलेंस जो 102 एम्बुलेंस है, एक एक करके बताइए, दोनों के काम मिक्स वेज हो रहे हैं, कुछ टेस्ट समझ में नहीं आ रहा, ना दर्शकों को समझ में आएगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे यही तो राघवेंद्र जी चुनाव के रैलियों में हुआ है, जब एक समझ एक में करके नहीं आया है। बताइए, एक एक करके बताइए, आप अपने काम बताएं। रत्नेश जी, आशीष जी को अपने काम बताने चाहिए। ये है इनके काम। 1044 पुलिस वालों पर हमले हुए। अरे रत्नेश जी, आपने अपना काम बताया, इनको भी तो बताने दीजिए, मौका इनको भी मौका दीजिए, ये सुन रहे ठीक है, थे। सरकार में आप है, लेकिन काम गिनवाने का मौका दे दीजिए कम से कम। हाँ आशीष जी, जिस तरीके से लूटन लूट चुनाव जीतोगे, ऐसे चुनाव जीतोगे आशीष चौधरी। रुकिए रत्नेश जी, आशीष जी, रत्नेश जी, आशीष जी, दोनों प्लीज रिक्वेस्ट है आप दोनों से, रुक जाइए, आखिरी प्रतिक्रिया दीजिए, लड़िए मत। सुनिए, दर्शकों तक अपने काम पहुंचाइए, वोटर्स तक अपने काम पहुंचाइए, तब परिणाम मिलेंगे। मेरी बात सुनिए, लड़िए मत, आप दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। बताइए, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता इस तरह से चैनल पर लड़ेंगे, अच्छा लगता है क्या? अरे सुनिए तो आशीष जी, रत्नेश जी, आखिरी प्रतिक्रिया चाहता हूं। मैंने पूछा कि 2027 के फाइनल से पहले अब जो सेमीफाइनल है 2024 का, स्कोर बताइए दोनों आप लोग, और शांति से बताइए क्या स्कोर आपका होने वाला है, और आशीष जी क्या स्कोर आपका होने वाला है। राघवेंद्र भाई, कोई भी चुनाव सेमीफाइनल और फाइनल नहीं होता, ये जनता का निर्णय होता है। जनता जिसको रखना चाहती है अपने साथ, और हम फाइनल और क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं, हम जनता के हित के लिए चुनाव लड़ते हैं और जनता के हित में काम करते हैं। 9 में से 7 से 8 सीटें हम जीत कर आ रहे हैं। ठीक है आशीष जी, उनका स्कोर है 9 में से 7 या 8। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहा, उत्तर प्रदेश की जनता के भरोसे, समाजवादी पार्टी भरोसे, पीडीए के भरोसे 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, पिछड़ा दलित केवल आतंकवादी, कौन सा वाला पीडीए? ठीक है, इन दोनों ने तो स्कोर बता दिया। अखिल जी, जाते जाते आपसे भी समझना चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं, क्या स्कोर होने वाला है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। ठीक है आशीष जी, निश्चित तौर पे जो नतीजा आएगा उस मुझे लगता है कि 2 सीट, फूलपुर अंबेडकर नगर और फूलपुर वाली जो सीटें हैं वहां तिकोड़ी लड़ाई है, लेकिन वहां पर अगर वाकई देखिए लड़ाई सीधा तिकोड़ी है, लेकिन अगर बसपा का वोट अगर वापस आ गया तो नुकसान दोनों को हो सकता है, कहीं ना कहीं एक कोई फायदा हो सकता है निश्चित तौर पर। बाकी सीटों पर देखिए समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। रालोद की अगर सीट छोड़ दे वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी ये चाह रही है कि वो सीटें वापस हमें मिल जाए, लेकिन कहेंगे वहां जाट का वोट बैंक है और लोकदल का पकड़ अच्छी है, तो निश्चित तौर पे वहां की सीट मुझे नहीं लगता कि वापस समाजवादी पार्टी पा पाएगी। लेकिन और सीटों पे टक्कर है समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो नतीजा लोकसभा का आया है उससे ये लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कुछ सीटों पर फायदा हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह वोटर दलित वोट को अगर रोक ले जाती है तो नतीजा कहीं ना कहीं पलट जाएगा। ठीक है, इसी के साथ स्कोर के साथ, क्रिकेट स्कोर तो नहीं है, इलेक्शन स्कोर जरूर होगा, लेकिन आपको भी रत्नेश मिश्रा जी और आशीष चौधरी जी, आप दोनों को अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि कल से चुनाव है और जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि किसके पक्ष में और किसके पाले में कितना कुछ गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिछ गई है बिसात, और लगातार हमने चर्चा भी किस तरह से उत्तर प्रदेश में अब 9 सीटों पर उपचुनाव जो है वो कल होने हैं। अब देखना होगा कि जब उसके नतीजे आएंगे तो 9 में से आखिर कितने सीट किसके पाले में जाते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बने रहे इंडिया के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।